हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से हमारी 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व। जो बुक है हमारी उसमें हम पढ़ रहे हैं आज सेकेंड चैप्टर। एक लेक्चर हो चुका है भारत में राष्ट्रवाद। पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद को देखा, तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को देख रहे हैं। 1920 के दशक के हमने देखा और 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, और उस रॉलेट एक्ट के लिए लोग जैसे आपका विरोध प्रदर्शन धरने कर रहे थे, उसको लेकर एग्रेसिव हुए लोग, आपका रोड पर उतरे। उन धरनों को हमने देखने का प्रयास किया भाई रॉलेट एक्ट क्या था, और भारत का प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीजें क्या थी, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इस एक्ट को हमने देखने का और काफी कुछ जानने का प्रयास किया कि भाई रॉलेट एक्ट क्या है और कैसे हम इसको समझ लें। क्लियर है? इतना हम देख चुके हैं। सत्याग्रह का जो विचार है वो क्या है, सत्याग्रह के विचार को हमने पढ़ने का प्रयास किया। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर और फौज को गुजर रहे हैं। न्यू कैसल्स में ट्रांसवाल की ओर बढ़ा है ये जुलूस को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और एक एक करके हम इन सबको देखने का प्रयास किया। क्लियर है? देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? और रॉलेट एक्ट को हमने पढ़ लिया कि रॉलेट एक्ट क्या है, किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने कैसे पंजाब में बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन वहां पर अटैक किया। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे, और दूसरा कारण था कि वहां उस दिन मेला होने की वजह से लोग वहां शिरकत करने आए थे, इस वजह से भी। और आप जानते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल पास हो चुका था जो आपका बिना अपील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार कर सकता था, और 2 साल तक वो राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अपने यहाँ कैद कर सकता। क्लियर है? देख लिया हम लोगों ने? आगे बढ़े? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? आप देख चुके हैं कल आपने आप पूरे जलियांवाला बाग जो था उसमें क्या क्या चीजें रही, आपने बहुत अच्छे से इसमें देख लिया था, पढ़ लिया था। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के एक एक करके इन सब चीजों पर हम लोग गौर करेंगे और विचार करेंगे, और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आंदोलन के भीतर अलग अलग धारा। असहयोग आंदोलन की जानकारी 1921 में शुरू हुई। इस आंदोलन में सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं बनी, और कह रहे हैं कि बहुत सारे इस आंदोलन के बीच अलग अलग आकांक्षाएं थी। भारत धारा लिया। स्वराज के आह्वान ने स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग हो सकते थे। ऐसे थे जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो सकते थे। शहरों में आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेड मास्टर शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव बहिष्कार कर दिए गए। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मापन था काउंसिल में प्रवेश के जरिए वे अधिकार मिले तो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाते थे, इसलिए पार्टी चुनाव का बहिष्कार नहीं करती थी। जो पार्टी है आर्थिक मोर्चे पर असहयोग और असर और ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकान की पेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उनकी कीमतें 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों को व्यापार और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर भारतीय कपड़ों को पहनने लगे, और भारतीय कपड़ा मिला और हस्तकरघा का उत्पादन भी बढ़ने लगा। ये सारी चीजें उस समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा, और इसका कोई कारण था खरीदार खादी का कपड़ा मिलों के भारी पैमाने पर कपड़ों के मुकाबले महंगा होता गया, उन्हें नहीं खरीद सकते थे। कपड़े के लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकें, ब्रिटिश शासन के बहिष्कार की समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संसाधनों की जरूरत थी। ब्रिटिश संसाधनों के स्थान पर
और वैकल्पिक संसाधन का मूल स्थान प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक स्कूल के लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लग गए थे। ये सारी चीज यहाँ पर क्लियर है। आप इनको देखिए। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश में विभिन्न भागों में चले वहां किसान और आदिवासी संघर्ष भी आंदोलन का सम गया। क्लियर है। ये रूप हमको दिखाई दिया और इसमें चला गया। अवध में सन्यासी बाबा कौन थे? अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरगिटिया मजदूर के दौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकादार और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान लगा रहे थे। तो तालुकादार और जो आपके जमींदार थे, उनके खिलाफ जो भारी भरकम लगान लगा रहे थे और तरह तरह के कर वसूल रहे थे, उनकी तरह था। किसानों को बेगार करना पड़ा पट्टे के तौर पर। उनकी पट्टे निश्चित नहीं थे। पहले जो पट्टे हैं उनके पट्टे के तौर पर निश्चित नहीं थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन को हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए। दमनकारी आंदोलन, सामाजिक बहिष्कार किया गया। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायत को नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और कथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र विकल कुछ लोगों ने इसका नेतृत्व अवध किसान सभा का गठन किया। तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ लोगों ने अवध में एक किसान सभा का गठन किया। और ये किसान सभा क्या थी? 1920 के आसपास बनी थी और इसका एक ही उद्देश्य था, तो जमींदार, तालुकादार जो अनावश्यक कर लगा रहे हैं वो कर ना दिया जाए, उसका विरोध किया जाए उनके उसमें। महीने भर के पूरे इलाके के गांव में संगठन 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों को संघर्ष में वो आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनों के ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं थे। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकादारों ने व्यापारी से मकान होने, बाजारों को लूटपाट होने लगे, अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेताओं को समझ रहे थे, स्थानीय का ऐलान कर दिया, अब कोई भी ऐलान नहीं भर पाएगा और गरीबों पे जमीन बांट दी गई। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। पहले नाम महात्मा गांधी का और विरोध के नाम पर सब लोग जो भी कुछ कर रहे थे बोले सब सही है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, ऐसा भी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, गांधी जी ने कहा है। इस तरह की क्रिया और इस तरह के सभाओं में हो रही थी। क्लियर है। और ये सभा निरंतर आगे बढ़ रही थी, कर रही थी। टैक्स देना, कर ना देना, लोगों में ये सारी चीजें इसमें हो चुकी थी और गिरगिटिया मजदूर जैसी देख लिया। अब देखिए बेगार शब्द को देख लीजिए कि आखिर में बेगार शब्द है क्या और इस बेगार शब्द का मतलब क्या है। बिना किसी पारिश्रमिक काम करवाना, यानी कि आपने किसी से कोई श्रम करा लिया और आपने उसके बदले में कुछ पैसा नहीं दिया तो बेगार है। एक शब्द है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने में फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थान पर ले गए। बाद में उन्हें गिरमिटिया कहा गया। एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया। एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिटिया कहने लगे, जिन्हें आगे चलकर मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है। इन सारे मजदूरों को, इन सारी स्थिति को हम लोग देखते हैं और बात करते हैं कैसी मजदूर है, क्या कुछ है, इन पर हम लोग बात करते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
भू राजस्व के बढ़ने के खिलाफ बारदोली के सत्याग्रह के नाम से जाना गया और आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत रहा। इस संघर्ष का प्रसार हुआ कई हिस्सों में और सहानुभूति, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी संदेश और स्वराज के विचार का कुछ ही मतलब निकाल लिया, कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के ग्योमुडा पहाड़ी में 1920 की शुरुआत में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस में इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरीके का जो संघर्ष हो रहा है, तुम आगजनी कर रहे हो या फिर जो उग्र है लोगों को मार रहे हो, ऐसे कुछ गोरिल्ला पैटर्न अपना रहे हो, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, 6 जनवरी 1921 को संयुक्त राज्य प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू इस घटना का दौरा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। गुस्से में अपने आसपास खड़े किसानों से ही संबोधित किया। बाद में सभा के बारे में उन्हें पता, उन्हें खतरे के सामने होते हुए बहादुर, शांत और अनिश्चित जैसे लोग थे। उन्हें महसूस किया कि लोग उन्हें पता चले कि महसूस कर रहे हैं। उनका भौर उठा। अहिंसा ना तो छूट गई और ना ही लेकिन आज एक पल के लिए ईश्वर की आपके विजय दुआ ले गए। उस महान नेता के विचार को याद आया, मैंने देखा कि मेरे आसपास बड़े किसान उत्तम हैं, ज्यादा शांत रह रहे हैं, दुर्बलता क्षीण है और विनम्रता से बात की और सबको ज्यादा सिखाया और ये बात आपको समझी। क्लियर है? तो आंदोलन अलग अलग रूप में चला, अलग अलग तरीके से। क्षेत्रों में कई तरह भी अंग्रेजी सरकार बड़े बड़े जंगलों के लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोगों को इन जंगलों में ना तो कोई मवेशी चला सकता था और ना ही जलवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोगों को परेशान और गुस्सा हो गया। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, अब उनका सब कुछ निर्भर पहाड़ से है, जो उनके जानवर जो है पहाड़ों में चरते हैं, वो लकड़ियां पहाड़ से बीनते हैं। बहुत सारे उत्पाद, चारा, घास, उनके डिपेंडेंसी नेचर और पहाड़ पे थी। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगा कि परंपरागत अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। सरकार ने जब सड़कों पर निर्माण करने के लिए बेगार करने पर मजदूर लिए तो लोग बगावत कर दी। और इस नेतृत्व में करने वाले अलूरी सीताराम राजू की एक दिलचस्प कहानी है। एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, तो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकती हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकती हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तिगत से चमत्कार विधोयु को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुणगान गाते थे। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित है और उन्हें खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत के अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। वो कह रहे कि जो गांधी जी की अहिंसा है, लड़ो मत, अब आराम से देश आजाद होगा, तो बोले ऐसा नहीं होगा, बल्कि बल प्रयोग से ही होगा। उमेडू विद्रोह में थाने में बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश, स्वराज, गोरिल्ला युद्ध और 1924 में राजू को फांसी लगा दी और ये सारी चीज देखा गया। तो आखिरकार उसको भी मार दिया गया। और इसी तरह जो उनके पास शक्तियां थी, क्या वो अपने आप को दावा करते थे, वो सब बेकार। बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागान मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि चार दीवारी में जब चाहे वे आ जा सकते, बंद करके रखा गया। उनके लिए आजादी का मतलब था कि अपने गांव से संपर्क रखें। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की इजाजत के उन्हें विरले ही कभी मिलते थे। जब भी उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में सुना है, तो मजदूरों को अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे। उन्हें बगावत छोड़नी पड़ी, अपने घर चले गए और गांधी जी आ रहे थे
और इनके लिए हर एक को गांव की जमीन मिल गई। वे अपनी मंजिल पर थे पहुंच गए। रेलवे और स्टीमरों को हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रहे और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पिटाई हुई। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, बिना असहयोग आंदोलन की वजह से हर जगह हड़ताल हो गई, तो वो पार नहीं कर पाए, वो जा नहीं पाए जहां उन्हें जाना था। स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टि से कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया। उन्हें स्वराज शब्द में अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए ऐसा युग का द्योतक था जो आदिवासी जी ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया था। स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी आखिरकार अखिल भारतीय आंदोलन भावनात्मक स्तर पर जुड़ा था। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे तो अपने आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन से जोड़कर देखते थे। वे वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का ही अंग बन गए थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। ऐसा था जो उनके इलाके तक आपका सीमित नहीं था, और उन्होंने ये सारी चीजें, ये पूरा दिखाया गया है कि कैसे वो रहते थे, क्या उनका जीवन है। और ये चोरा चोरी कांड जो हुआ था का दिखाया जाएगा। गोरखपुर स्थित चौरा चौरा में बाजार से गुजरा एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ हिंसात्मक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुना होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान कर दिया। ठीक, ये चोरा चोरी कांड के उस समय की फोटो है जो आपका हुआ था गोरखपुर में। देख लिया? पीछे कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लीजिए, कोई क्वेरी है तो। अब पढ़ेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 1920 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट एक्ट, इन दो कानूनों के बारे में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब प्रेम से विनम्य करना कि भैया अब हम लोग ये काम नहीं कर सकते, और फिर विनम्य के साथ आग्रह करना ही अवज्ञा मतलब मना करना ही क्या है? आपका अवज्ञा है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। फिलहाल आज के अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।